पृथ्वी के सभी जीवों की जिंदगी में उस घटना की गूंज है जो आज से बहुत समय पहले सुदूर अतीत में हुई थी। अकल्पनीय पैमाने पर हुई घटनाएं, जिनमें हिंसक खूबसूरती थी और जो हर जीवित चीज को अब तक की सबसे बड़ी कहानी से जोड़ती है। हमारी आकाश गंगा के इस कोने में अरबों साल पहले एक नाटकीय घटना ने जन्म लिया। इस घटना ने न केवल हमारे सूरज और पृथ्वी की नींव रखी, बल्कि जीवन के हर रूप का आधार भी तय किया। सूरज की ऊर्जा ने हमारे ग्रह को जीवन का तोहफा दिया। इस ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन का हर रूप पनपा। यह सूर्य जंगल का एक अनदेखा शिकारी है जो अपनी किरणों से जीवन का शिकार करता है, पेड़ों, पौधों और जानवरों को विकसित करता है। जिसमें जंगल पर राज करने वाला यह बाघ भी शामिल है। आज दुनिया के घने जंगलों में बाघों का एक छत्र राज्य है। उनकी गाथा उतनी ही प्राचीन और गूढ़ है जितनी ब्रह्मांड की। चार 4.6 अरब साल पहले एक विशाल नेबुला, गैस और धूल का बादल अंतरिक्ष में शांति से तैर रहा था। यह नेबुला विस्फोटित तारों द्वारा छोड़े गए पदार्थों से बना था, लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। यह तो कुछ और ही कहानी बुनने को तैयार थी। एकदम इस बाघ की तरह जो सुनसान जंगल की आवाजहीन शांति में शिकार की खोज में निकला है। काजीरंगा के जंगलों में शांत कदमों से यह जंगल में घूमता हुआ बाघ अपने नए शिकार की तलाश में है। अपनी तीक्ष्ण इंद्रियों का उपयोग करते हुए यह हर आवाज, हर गंध को सुनता और सूंघता है। इसको अपनी शक्ति, चपलता और शारीरिक कुशलता पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ऐसा यह सालों से करता आ रहा है, जिससे वो अपने शिकार करने की कला में पूरी तरह से माहिर हो चुका है।
ये हर एक शिकारी की प्रक्रिया को बेहद योजनाबद्ध और कुशल तरीके से अंजाम देता है। आज इसको हर हाल में एक शिकार की सख्त जरूरत है और इसके लिए यह काफी दिनों बाद फिर से बाहर निकला है एक शिकार की खोज में। यह जंगल का एक शिकारी है, लेकिन वह सूर्य की तरह जीवन नहीं देता बल्कि जीवन लेता है। बाघ का शिकारी दिमाग और शारीरिक कुशलता उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। इसकी तेज चलती धड़कनें उसको लक्ष्य की ओर बढ़ने में अग्रसर कर रही हैं, क्योंकि आज इसको तलाश है एक शिकार की, एक ऊर्जा की, और शायद उसे कोई दिख भी गया है। अब बाघ की सांसें धीरे धीरे हो रही हैं और उसकी नजरें लक्ष्य पर टिकी हुई हैं और वो अपनी ऊर्जा को संगठित कर अंतिम वार की तैयारी कर रहा है, ताकि कुछ दिनों तक उसे ऊर्जा की जरूरत ना पड़े। पर इस बाघ को जिस ऊर्जा की तलाश है, उसके जन्म की दास्तां भी इसकी तरह ही कुछ खास है। इस ऊर्जा के जन्म के बारे में जानने के लिए हम सबको समय में 460 करोड़ साल पहले जाना होगा। जब इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे सोलर सिस्टम का कोई नामो निशान नहीं था, न तो उस समय पर हमारा सूरज था, ना ही हमारी प्यारी धरती, और ना ही इस धरती पर रहने वाले विविध प्रकार के जीव। पर तभी इस विशालकाय ब्रह्मांड में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे सूर्य और पूरे सौर मंडल को जन्म दिया। दरअसल इस समय पर स्पेस में गैस से भरा हुआ एक बड़ा सा मॉलिक्यूलर क्लाउड हुआ करता था, और इस क्लाउड के अंदर काफी कम स्पेस था, जो कि धीरे धीरे अपनी ही ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ता जा रहा था। और इस क्रम में यह एक प्रोटो स्टार बन गया, जिसमें उसके अंदर काफी ऊर्जा प्रोड्यूस होने लगी। जैसे जैसे यह और सिकुड़ता गया, यह और भी गर्म होता गया, और फिर इसने घूमना शुरू किया। अब इसके घूमने और सिकुड़ने की प्रक्रिया की वजह से इस प्रोटोस्टार के टेम्परेचर में और बढ़ोतरी होने लगी, और ये गर्म होता गया, और फिर एक दिन इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें अचानक एक विशेष तरह का रिएक्शन होना शुरू हुआ, जिसे वर्तमान में न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो जैसे जैसे इस गैस के गोले के अंदर ये रिएक्शंस फ्रीक्वेंटली होने लगा, इसका सेंटर बहुत ज्यादा ब्राइट होने लगा, और इसमें मौजूद हाइड्रोजन के न्यूक्ली आपस में ही डिफ्यूज होने लगे, और इस अद्भुत घटनाक्रम ने जन्म दिया हमारे सूरज को। हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम परमाणु बनाने लगे, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लगी, और यही ऊर्जा हमारे सूरज की चमक का कारण बनी। और यही ऊर्जा इस बाघ के जीवन का आधार भी बनी।
जिसके लिए वो आज एक नए संघर्ष को तैयार है। और ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक उसे अपने हिस्से की ऊर्जा न मिल जाए। बाघ की हर चाल, हर शिकार सूरज की ऊर्जा के एक लंबे सफर की गवाही देता है। यह सफर सूरज से शुरू होकर जंगल के हर पौधे की पत्तियों तक पहुंचता है, जहां ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इस ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं। यह भोजन घास खाने वाले जीवों तक पहुंचता है, जो फिर इस बाघ का शिकार बनता है। इस बाघ का शिकार करना केवल उसकी भूख मिटाने का तरीका नहीं है, यह उसके अस्तित्व का आधार भी है। इसलिए अपने इस अस्तित्व को बचाने के लिए वह जंगल की आवाजहीन शांति में अपने शिकार की खोज में निकला है। जंगल की खामोशी में सूरज की पहली किरण धीरे धीरे पेड़ों की चोटियों को छूने लगती है। पक्षियों का मधुर संगीत हवा में गूंजता है और जंगल का जीवन जागने लगता है। जैसे सूर्य की किरणें धरती तक पहुंचने के लिए 15 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करती हैं और 8 मिनट का समय लेती है, वैसे ही बाघ भी शिकार की तलाश में धीरे धीरे शांत कदमों से आगे बढ़ रहा है। उसकी तीक्ष्ण आंखें हर पत्ते, हर टहनी को ध्यान से देख रही हैं। उसकी नासिका शिकार की गंध का पता लगाने की कोशिश कर रही है। तभी बाघ रुक जाता है, कान खड़े कर लेता है। हवा में एक आवाज सुनाई देती है, शायद किसी शिकार की। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता है अपने शिकार की तलाश में। बाघ की शिकारी बुद्धि और शारीरिक गति उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। उसकी सांसें अब धीमी हो रही हैं और उसकी नजरें लक्ष्य पर टिकी हुई हैं। यहाँ खुले मैदान में यह शिकार, जो बिना किसी घटना के परवाह के बिना शांति से भोजन को चर रहा है, यह इस बाघ के लिए एक सुनहरा अवसर है। पर यह शिकार अपनी सावधानियों को नजरअंदाज कर रहा है। अब बाघ अपनी अंतिम तैयारी कर रहा है। उसकी मांसपेशियां जो ताकत और चपलता से भरी हुई हैं, उसे एक ही छलांग में शिकार पर पहुंचाने को पूरी तरह से तैयार हैं। वह उस मौके की तलाश में है जब शिकार पूरी तरह से उसकी मौजूदगी से अनभिज्ञ हो, और शायद वो समय आ गया है। उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रही हैं और वो अपनी सांसों को फुलाकर बहुत तेजी से एक तेज झपट्टा मारता है अपने शिकार पर।
और उसे वो मिल जाता है जो आज से 460 करोड़ साल पहले हमारी आकाश गंगा को मिला था। एक ऊर्जा का स्रोत, वो भी हमारा सूर्य। बाघ का झटका इतना तेज होता है कि यह हिरण को ध्यान से गुमराह कर देता है। दौड़ते हुए बाघ की रफ्तार उसके लक्ष्य को पकड़ने में समर्थ होती है। इस दौड़ में अपनी ऊर्जा को खोकर वो फिर से एक नई ऊर्जा को लेने के लिए एकदम तैयार हो चुका है। वो अपने शिकार का भक्षण करता है, जो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत होता है। यह प्रक्रिया जंगल में उसके जीवन और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इस प्रकार सूर्य से निकली एक ऊर्जा का सफर यहाँ पर जाकर खत्म हुआ, जो फिर प्रयोग होगा एक नए ऊर्जा को अवशोषित करने में। यह बाघ की दुनिया है, जहां वह शिकार करता है, जीता है और जंगल के अदृश्य नियमों का पालन करता है। यह जंगल का नायक है और यह उसका शिकार करने का तरीका है। इस जंगल के नायक की तरह सूर्य, जो हमारे सौर परिवार का नायक है, वो अपनी विस्फोटी शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड को चमकाता है। अपनी ऊर्जा और उपस्थिति से वो इस सौर परिवार रूपी जंगल में संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जंगल के इस जटिल ताने बाने में हर जीव, हर पौधा और हर बाघ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह जुड़ाव सूरज की ऊर्जा से शुरू होता है और पूरे पारिस्थितिक तंत्र में फैलता है। पेरू के राजधानी लाइम से 250 किलोमीटर दक्षिण में यह रिजर्व पिस्को शहर के पास स्थित है और इसके प्रशांत महासागर के साथ संपर्क के कारण यह पूरी जगह समुद्री ऊदबिलाव और अन्य समुद्री प्रजातियों के लिए एक आदर्श निवास स्थान है। चिकने शरीर, गहरे रंग के रोएं और यहाँ का वातावरण उन्हें ठंडे पानी में गर्म रहने में मदद करते हैं। ऊपर से उनकी कुशल तैराकी और तटीय वातावरण में उनके जालदार पैर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करने के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। आज का दिन समुद्री ऊदबिलाव ओटो के लिए एक अलग दिन है। सुबह सुबह सूरज की किरणें पैराकश नेशनल रिजर्व के ऊबड़ खाबड़ तटरेखा पर एक सुनहरा रंग बिखेर रही हैं और ओटो आज अपने पेट में एक तीखी भूख महसूस करते हुए उठा है।
जो उसे याद दिला रही है कि उसके शिकार करने का समय आ गया है। अपने जालदार पैर के सहारे वो प्रशांत महासागर के ठंडे पानी में फिसल रहा है और उसकी मूछें भी आसपास मौजूद किसी संभावित शिकार की खोज में हवा में गोते लगा रही हैं। गर्मी की वजह से तट के आसपास आज उसे कोई भी मछली या समुद्री जीव नजर नहीं आ रहे हैं और इसलिए अपने चिकने शरीर को लहरों के बीच सहजता से आगे बढ़ाता जा रहा है। एक तरफ जहां उसके माथे पर सूर्य की बेतहासा ऊर्जा है, तो वहीं दूसरी ओर उसे भी ऊर्जा की अविलंब जरूरत है। पर यह प्रकृति की विविधता ही है जो इतनी पर्याप्त मात्रा में आ रही सूर्य की ऊर्जा को यह ऊद बिलाव अपने लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकता है। पर कुछ जीव हैं जो इस ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण कर सकते हैं। दरअसल एक तरफ जहां सूर्य की रोशनी 8 मिनट की यात्रा कर धरती के कोने कोने को रोशन करती है, वहीं यह सूर्य की किरण समंदर के अंदर मात्र 656 फुट की गहराई तक ही पानी को छेद पाती है और इसके बाद सूर्य की रोशनी समंदर में पहुंचना सीमित या बंद हो जाता है। उस 656 फुट गहराई वाले क्षेत्र को वैज्ञानिक एपाइप्लाइजिक या सनलिट जोन कहते हैं, जहां धरती के ऊपरी सतह की तरह ही समुद्री पौधे मौजूद होते हैं और इस सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। इस प्रकार उनके अंदर यह ऊर्जा की जरूरत पूर्ण होती है और असल ऊर्जा का खेल इसके बाद शुरू होता है। यह एक फोटोप्लैंक्टन का पौधा है। इसने अभी अभी सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेकर अपना भोजन का निर्माण किया है और अब ये अंदर संचित ऊर्जा को बांटने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। क्योंकि इस समुद्री दुनिया में रहने वाले जीव जैसे कि मछलियां, केकड़े, झींगा, कछुए और जो प्लैंकटन अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से इन फोटोप्लैंकटन का भक्षण करते हैं और इस प्रकार सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से इन समुद्री जानवरों में स्थानांतरित होती है। परंतु उस ऊद बिलाव का क्या जो आज सुबह भूख की झटपटाहट के साथ उठा है। चट्टानी तट पर पहुंचते हुए ओटो की तीखी आंखें उथले पानी को स्कैन कर रही हैं। जब मछलियां दरारों के बीच से गुजरती हैं, उनके स्केल से सुबह की रोशनी में चांदी की तरह चमकते हैं और इसलिए ओटो ये बात बेहतर तरीके से जानता है कि उसे बस धैर्य और चुपके से काम करने की जरूरत है। तभी चट्टानों के एक समूह के पास छोटी छोटी एंकोवीज मछली के एक समूह को देखकर ओटो एक गहरी सांस लेता है और गोता लगाता है। उसके जालदार पैर उसे चुपचाप उसकी बेखबर शिकार की ओर ले जाते हैं। अचानक तेजी से आगे बढ़ते हुए अब ओटो अपने शिकार के समूह के बिल्कुल पास पहुंच चुका है और तभी अपने फुर्तीला शरीर को मोड़कर और एक तेज हरकत में उसने अपने जबड़े में एक मोटी एंकोवी मछली को पकड़ भी लिया। मछली एक पल के लिए झटपटाती रही, लेकिन जल्द ही ओटो ने उसके ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली ताकि वह बच ना पाए।
और अब अपनी इस सफलता के साथ ओटो लहरों के बीच अपनी पीठ पर तैर रहा है। इंकोवी के ताजा स्वाद का मजा लेते हुए उसकी भूख धीरे धीरे कम होती जा रही है और मानो यह सूरज को धन्यवाद कह रहा है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी यह ऊर्जा की जरूरत कहीं ना कहीं पूर्ण हो पाई है। जब हम रात के आसमान की ओर देखते हैं तो हमें याद आता है कि यह बाग, यह जंगल, यह समंदर, ओटो और हम खुद भी इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हमारे शरीर में मौजूद हर परमाणु किसी न किसी तारे के गर्भ में बना है। सूरज और पृथ्वी के जन्म से पहले विशाल तारों के विस्फोटों ने भारी तत्वों का निर्माण किया, जिनसे हमारे ग्रह और हमारे शरीर बने। बाघ के पंजों से लेकर उसकी धारियों तक हर हिस्सा इन तारकीय विस्फोटों की देन है। ब्रह्मांड की यह कहानी केवल बाघों तक या फिर ऊद बिलाओं तक ही सीमित नहीं है। पृथ्वी के हर जीवित प्राणी, हर पौधा और हर मनुष्य इसी तारकीय यात्रा का हिस्सा है। आज वैज्ञानिक इस जुड़ाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे बाघों की आदतों से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति तक हर चीज का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन से हमें समझ आता है कि कैसे ब्रह्मांड की घटनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। सूरज के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह हमें न केवल प्रकाश और ऊष्मा देता है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को जोड़ता है। ब्रह्मांड, बाघ, ऊद बिलाव और मछलियों की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम एक बड़े जटिल और सुंदर ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हमें यह प्रेरित करती है कि हम अपने ग्रह की रक्षा करें और इसके साथ संतुलन में रहें, ताकि जीवन की यह यात्रा अनंत काल तक जारी रह सके।